ओम शांति। 7th जनवरी 1977, 7th जनवरी 1977। अव्यक्त मुरली। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही है और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है, वैसे ब्राह्मणों को क्या? जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है, वैसे ब्राह्मणों को क्या? ब्राह्मणों को शक्ति भरने की फुर्सत नहीं है, वैसे ब्राह्मणों को वैसे ब्राह्मणों को साधनों से फुर्सत नहीं है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हरेक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए। बहुत बिजी रहते हो ना। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे। बिजी है अर्थात कौन सी स्टेज है? अवास्तविक। सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। तो अव्यक्त मुरली है 7th जनवरी 1977। बाबा कह रहे विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही है और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका क्या कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा समय लगा देते हो। किसमें समय लगाते हो? हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति अर्थात जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं है। फिर किसकी फुर्सत है? इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हरेक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं। ये भी एक बहुत सुंदर प्रश्न है कि बाबा कब कब मुस्कुराते हैं। पॉजिटिव उत्तर नहीं है इसका, अलग प्रकार का उत्तर। बहुत बिजी रहते हो ना, तो मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए। बहुत बिजी रहते हो ना, वास्तविक स्टेज में क्या रहेंगे? सदा फ्री रहेंगे। यथार्थ स्टेज, वास्तविक, असली, ओरिजिनल में क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे। सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। अपने हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति अर्थात क्या? अपने हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति में क्या रहते हैं? बिजी रहते हैं। अर्थात हद के स्वभाव संस्कार, लिमिटेड संस्कार, नेचर, हाउसहोल्ड ऑफ लिमिटेड संस्कार नेचर अर्थात क्या? इसमें बिजी रहते हो, इसलिए फुर्सत नहीं है पावरफुल स्टेज में स्थित रहने की। इसी में ही टाइम जा रहा है। टाइम वेस्टर्स,
अंग्रेजी में कहते हैं टाइम वेस्टर्स। स्वभाव संस्कार कौन से वाले? हद वाले, जिसमें क्या होता है टाइम बहुत जाता है, वो कौन से है? देह के संबंध और अवगुणों में जाना और नॉर्मल रूटीन। नॉर्मल रूटीन तो करना चाहिए कि नहीं? हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति, व्यर्थ की बातें, मान शान की इच्छाएं, पर चिंतन, परदर्शन, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहा, किसने, क्यों, कौन, किसका, कहा, कौन, किसके लिए, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ऐसे वैसे, जैसे तैसे। 10 सिर है ना, या उससे भी ज्यादा है? उससे ज्यादा है। तो और इंटरनेट, मोबाइल, संस्कार, देखने के संस्कार, कर लेंगे, हो जाएगा। संस्कार त्रिकालदर्शी होकर ना देखने का संस्कार। खाने पीने का क्या? बनाने में और खाने में ही लगे हुए। ज्यादा किसमें लगे, बनाने में कि खाने में? कोई कोई खिलाने में। सांसारिक चीजों में रस और क्रिटिसाइज और गॉसिपिंग, इधर उधर की बातें और अनुमान और दोष देखते रहते और पास्ट का चिंतन और केयरलेसनेस और दूसरों के सुख में बहुत दुखी कर रखा है। और ब्राह्मणों को भी, ये ब्राह्मणों की बात चल रही है। अच्छा, फिर भी हो जाता है। सूक्ष्म भक्ति मार्ग के संस्कार जैसे जैसे बाबा दे दो, क्या शक्ति दे दो, और क्या दे दो? शिव बाबा की भक्त कौन कौन है इधर? शिव बाबा की भक्ति करने वाले, हाँ? एक है ज्ञानी, एक है भक्त। अब बताओ। मानने वाले और भटकने वाले। हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति, जिसमें बहुत समय देते हो, और इस वजह से क्या हो रहा है फिर? पावरफुल स्टेज में स्थित होने के लिए समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। और 5 विकास किसके नीचे गए? ओरिजिनल पावन स्थिति के डिस्कशन खत्म। ओरिजिनल स्थिति से नीचे जो भी है वो सब और बाहरी आकर्षण और टीवी, तो उससे क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है। अब उसका क्या कह रहे हैं? अच्छी बातें भी आते हैं। और परचिंतन, प्रदर्शन और सांसारिक आकर्षणों में फंसना और किसी से भी प्रभावित हो जाना और बदले की भावना, हीन भावना के संस्कार। और ये तो बहुत सारी बातें, अलग अलग प्रकार की बातें हो गई है। हमें संस्कार चाहिए, संस्कार। बहुत सारे आए हैं, पर बहुत सारे बाहर के भी आए हैं। और अधीनता के संस्कार, दासता के संस्कार, बस। और किस में रहने के? रोब में रहने के संस्कार। हम संस्कार निकालेंगे 21 प्रकार के, अलग अलग।
ये एक निमोनिक है अंग्रेजी का। क्या लिखा है? फाइंड्स, इफ गॉड फाइंड सच्ची गोपी, या उसके आगे और एक कर दो, GS, गोपीज। हद के स्वभाव संस्कार। सबसे पहला है I अर्थात इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स के संस्कार, स्वयं को स्वयं के प्रति हीन भावनाएं। ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, सब अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। बचपन से इसका बीज बोया गया है स्कूल में। सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। सारे मेरे से होशियार हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं इतना होशियार नहीं। वो बीज चालू है अभी भी। इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स के संस्कार है। सम्मान के विरुद्ध है वो। एक है भगवान हमें सम्मान दे रहा है, अभी हम ज्ञान में आ गए, फिर भी अगर स्वयं को चेक करें तो कुछ कुछ संस्कार अब भी इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स के है। ग्रंथियां है, हीन ग्रंथि इसे हिंदी में कहते हैं, हीन ग्रंथि। वो इतनी गहरी बैठी हुई है चित्त में कि उससे सम्मान ने उससे हमें मुक्त अभी तक नहीं किया है, क्योंकि सम्मान का वैसा अभ्यास नहीं किया है जैसे करना चाहिए। इतनी गहराई से सम्मान अवचेतन मन में नहीं समाया है जितना कि इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स समाया हुआ है। तो ये एक संस्कार है, ये हद का स्वभाव है, इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स नेचर। ये नेचर बन चुका है और जिसका है उसे भी पता नहीं कि ये है, क्योंकि समय समय पर प्रकट होता है, अचानक प्रकट होता है, आता है, हीनता के भाव उत्पन्न होते हैं और खो जाता है, परंतु वो भाव रह जाता है कि मैं कम हूं दूसरों से, बुद्धि में, बोल में, कर्म में। ये एक संस्कार, इससे मुक्त होने की विधि है, इसको पहचान लेना। पहचानना ही मुक्ति है, परंतु कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कई बार कहा है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। उसको जान लेना कि ये है तो अपने आप उस पर कार्य चालू हो जाता है, परंतु ये पता ही नहीं कि ये है तो वो वैसा ही रहता है, क्योंकि प्रकट होने का समय उसका हमें पता नहीं। जब किसी की प्रगति देखी जाए, दिख जाती है, तब स्वतः ही ये भाव आ जाता है और एकदम संकल्प नीचे चले जाते हैं कुछ समय के लिए, परंतु वो थोड़े थोड़े अलग अलग समय पर जमा होते जाते हैं अंदर ही अंदर। भगवान ने बहुत ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए हैं, उन सम्मान से इससे मुक्त होना है। एंटीडोट होता है ना, कोई भी पॉइजन का एंटीडोट होता है एक, उस एंटीडोट से उसको निरस्त किया जाता है, उसके प्रभाव को समाप्त किया जाता है जहर के। ये भी ऐसा एक जहर है। तो सबसे पहला है जिस पे काम करना है, यदि नहीं है तो बहुत अच्छा, यदि है तो उस पे काम करना है सबको, और यदि है तो उसका बीज कहाँ है वो ढूंढना है। कहाँ डाला गया बीज? बचपन में हमने खुद ही डाला या माँ बाप के द्वारा या किसी और के द्वारा डाला गया था बीज? तो सबसे पहला है I, इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, ये स्वभाव बन चुका है। दूसरा है F जैसा किसी ने कह दिया है, फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों के दोष देखना, छिद्रान्वेषण अर्थात दोष देखना। वो ऐसा स्वभाव ही बन चुका है, हमें पता है सबके गुण देखने हैं, सब विशेष है, सब महान है, सब में विशेषता है, परंतु फॉल्ट फाइंडिंग नेचर बन चुका है। ये भी क्या करता है? टाइम वेस्टर है। ये हम लिस्ट निकाल रहे हैं टाइम वेस्टर्स की, अंग्रेजी में कहते हैं टाइम वेस्टर्स। टाइम वेस्टर अर्थात जिसमें समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जहां भी जाएंगे
फॉल्ट निकालेंगे, चाहे कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो, चाहे व्यक्तियों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, हर चीज में फॉल्ट निकालेंगे। जैसे वो दिखाते हैं ना, एक व्यक्ति था तो उसने उसकी पत्नी से कहा, नहीं मतलब उसकी पत्नी उसके लिए फल लेके आई, तो एप्पल लेके आई, तो वो कहता है देखो तुम भी कैसी गड़बड़ करती हो, आज मुझे एप्पल का जूस पीने की इच्छा थी तो तुम एप्पल लेके आई। तो उसको बड़ा बुरा लगता है पत्नी का, तो दूसरे दिन वो जूस लेके आती है, तो वो कहता है कि मुझे आज एप्पल खाना था। तीसरे दिन वो जूस भी बना के आती है और एप्पल भी लेके आती है, पर वो कहता है कि जिस एप्पल को मुझे वैसे ही खाना था उसका तुमने जूस बना दिया। छोटी छोटी बातें हैं। तो सूक्ष्म दोष देखने की वृत्ति ये स्वभाव बन चुका है। फॉल्ट फाइंडिंग नेचर, हम नेचर टाइम वेस्टर नेचर्स की लिस्ट निकाल रहे, लिमिटेड टाइम वेस्टर नेचर्स, जो कि हद के स्वभाव संस्कार जिससे समय बर्बाद होता है। तो दूसरा है एफ, तीसरा है जी अर्थात गिल्ट, गिल्टी नेचर अर्थात अपराध भाव, ब्राह्मण बनने के बाद या पहले कुछ ऐसे कर्म या पाप या विकर्म कर दिए हैं कि उस वजह से अपराध भाव है। माफी मांग ली, पत्र लिख लिया, परंतु फिर भी अपराध भाव है, क्योंकि वो माफी मांगना, वो पत्र लिखना ऊपर ऊपर था, गहराई से नहीं हुआ है, इसलिए वो अपराध भाव अब भी है। पाप का बोध, गिल्ट कॉन्शियसनेस। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक स्वभाव है, हर चीज में स्वयं को इंफीरियर समझना। यहाँ इंफीरियर नहीं है, ये गहरा है उससे। यह तो पाप का बोध है, पाप हुआ है, पाप का बोध, पाप का भाव की गिल्ट कॉम्प्लेक्स है। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया किसी का और छुपा के रखा है, पाप, या बड़े पाप जब किए जाते हैं उसके साथ गिल्ट फीलिंग आती है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हर छोटी छोटी चीजों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। किसी को बोलना आता है, हमको नहीं आता है, किसी को वो करना आता है, हमको नहीं आता है, किसी को गाड़ी चलाना आता है, हमको नहीं आता है, हर चीज में। किसी के मार्क्स अच्छे हैं, हमारे कम है, कोई लिखता अच्छा है, हम नहीं लिख पाते, वो गुणों से संबंधित है। गिल्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो अलग है, अपराध भाव, और वो किसी और को पता नहीं, हमें पता है, उसकी वजह से वो अपराध भाव है। तो जब तक हृदय में अपराध भाव है, आत्मग्लानि, वो एक आत्मग्लानि, इसमें आत्मग्लानि भी समाई हुई है, जब तक वो भाव है तब तक तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो सकता। एक है महसूस होना, उसका पश्चाताप करना, परंतु एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो अलग प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। वो निरंतर पाप का बोध अंदर ही अंदर रहता है, और वो इतना ज्यादा होता है क्योंकि बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है, पश्चाताप करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करो। चलो एक बार पश्चाताप, भूल की, पश्चाताप किया, पश्चाताप ही कर रहे जीवन भर, क्या ये बुद्धिमानी है? पश्चाताप रोज ही पश्चाताप कर रहे, सालों से पश्चाताप चालू ही है। पश्चाताप करे, क्योंकि पश्चाताप की फिर ये क्या है, पश्चाताप किस लिए है, प्रायश्चित्त किस लिए है? कि वो मुक्त हो जाए उससे, पर वो मुक्त हो नहीं रहा है, बस पश्चाताप ही करते रह रहा है। ये तो कोई लक्ष्य नहीं है ना, केवल पश्चाताप ही करते रहना। मुरली में आया है अव्यक्त महावाक्य, पश्चाताप करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करो। ऐसा क्यों कहा फिर बाबा ने? और उसको गहरा कर रहे, और उसको गहरा कर रहे कि मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया। दूसरों को भी शायद सुना भी सकते या नहीं भी सुना है, परंतु अंदर ही अंदर चल रहा है। तो क्या ऐसी आत्मा पुरुषार्थ कर पाएगी?
वो एक बार तो घट गई, वो हम उसको मन ही मन रिपीट कर रहे हैं अंदर ही अंदर। तो इसलिए पश्चाताप जरूरी है, प्रायश्चित जरूरी है, परंतु गहरा हो और उससे मुक्त हो जाए, और फिर प्लानिंग हो कि फिर से वो भूल, वो गलती, वो पाप, वो अपराध, वो विकर्म, कुकर्म, पाप कर्म ना हो, ऐसा पश्चाताप हो। और पश्चाताप एक ही बार होता है वास्तव में, बार बार नहीं। पश्चाताप कर लिया, फुल स्टॉप, अब आगे। ओ, ओवर सेंसिटिव नेचर। ओवर सेंसिटिव नेचर अर्थात फीलिंग देवी। इस पर क्लास हुई थी यहाँ पर। छोटी छोटी बात से डिस्टर्ब हो जाना, किसी ने कुछ कह दिया डिस्टर्ब, किसी ने कुछ बोल दिया डिस्टर्ब, नहीं बोला तो भी डिस्टर्ब, बोला क्यों नहीं, दूसरों के स्वभाव से डिस्टर्ब और दूसरों के बोल, ये दो चीजें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है हमको। कौन सी? बोल और स्वभाव, किसी का बोल और किसी के स्वभाव, और वो यदि ब्राह्मण हो तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। संसार की आत्मा हो तो थोड़ा कम, हम तो सोच लेंगे ये अज्ञानी है, ये ऐसे ही बोलते हैं, इनसे थोड़ी ना प्रभावित होना पड़ता है। पर वही जो मुरली में बाजू में ही बैठा था और बाबा के महावाक्य चले थे, बाबा बच्चे तुम्हें बहुत मीठा बोलना है, और जिसने लिखे भी थे हमारे सामने, वही दोपहर को अपनी मिठास दिखा रहा है, तो क्या करे? तो वहां पे ज्ञान का प्रयोग कैसे करे? आसुरी शक्ति का प्रभाव पिछले संडे, ये संडे की मुरली में था ना, उस समय वो व्यक्ति आसुरी शक्ति के प्रभाव में है। ये बाबा की महावाक्य है। तो ओवर सेंसिटिव नेचर, वैसे सेंसिटिव रहना बहुत अच्छी बात है। सेंसिटिव व्यक्ति संसार में अच्छे माने जाते हैं, उनको दूसरों की दर्द पीड़ा बहुत ज्यादा समझ में आते हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ज्यादा होती है उनमें, केयरिंग नेचर बहुत ज्यादा होती है। परंतु अध्यात्म के इस मार्ग में ओवर सेंसिटिव होना अर्थात मृत्यु, क्योंकि यहाँ कांटे ही कांटे, सुबह से लेकर शाम तक कांटे ही कांटे, कितनी बार रोते रहे। क्राई बेबी सिंड्रोम कहते हैं इसको, क्राई बेबी। क्राई बेबी अर्थात कुछ हुआ रोना चालू, कुछ भी हुआ रोना चालू। उससे कहते हैं अच्छा लगता है, थोड़ा हल्कापन भी लगता है रोने से। हाँ, अभी अभी रोते, अभी अभी हंसते, अभी अभी रोते, अभी अभी हंसते। ये मार्ग स्थित प्रज्ञ योगी बनने का मार्ग है। निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ सब में जो समान है, सारी ठोकरें खाकर भी स्थिर है, स्थिर है। तो डी, डिपेंडेंट नेचर। किसी ने कहा अधीनता, किसी पर निर्भर, किसी पर निर्भर, आधारित, अवलंबन, हद के किनारे सहारे। कुछ दिन पहले वरदान आया था ना, डुबोएंगे, तारने वाले नहीं है, उबारने वाले नहीं है, डुबोने वाले है। तो डिपेंडेंट नेचर, डी अर्थात डिपेंडेंट, हर चीज में किसी न किसी के डिपेंडेंट है, छोटी छोटी बातों में डिपेंडेंट है। अगर वो आए तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। नहीं, ऐसा तो कम होता होगा खाने का डिपेंडेंट अर्थात डिपेंडेंसी हो गई है, वही आत्मा चाहिए, उसी के साथ ही करेंगे, वही चाहिए। योग में, ज्ञान में, अगर कोई चिंतन हमारे साथ चर्चा करे ज्ञान की तो करेंगे, नहीं तो नहीं। हर चीज में डिपेंडेंट। भट्टी का प्रोग्राम बनेगा तब योग करेंगे, नहीं तो देखेंगे। डिपेंडेंट वहां से लेके तो सूक्ष्म डिपेंडेंस से लेकर मनसा वाचा कर्मना, हर प्रकार की डिपेंडेंस, दूसरों पर निर्भर। वो फिर फाइनेंशियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर्थिक से लेके तो सब कुछ, हर प्रकार की डिपेंडेंस। जो व्यक्ति जितना इंडिपेंडेंट है उतना सुखी है, जो व्यक्ति जितना डिपेंडेंट है दूसरे पर
अवलंबित है, आधारित है, वो उतना दुखी है। इसके लिए निराधार, किसी का कोई संग नहीं इस संसार में। एक का संग काफी है बस, ना कोई व्यक्ति ना तो कोई वस्तु, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं। अच्छा, वस्तु आज है कल नहीं रहेगी। हमारा सुख वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। वस्तु है तब भी सुखी, वस्तुएं नहीं है तब भी सुखी। व्यक्ति है तब भी सुखी, व्यक्ति नहीं रहेगी। जो आंखों के सामने व्यक्ति है और आसपास है, पति पत्नी बच्चे मित्र संबंधी माँ बाप भाई बहन, क्या सभी इटर्नल है? इटर्नल भागते हैं कोई भी इटर्नल नहीं है संसार में, सबको जाना है, यही अविनाशी सत्य है। परंतु इसकी विस्मृति और दुख। तो डी के बाद एफ, फियरफुल, भय। ये भय का संस्कार जो ऐसा है कि बहुत टाइम वेस्ट कर देता है। हर चीज से भय है, कुछ हो ना जाए। भविष्य का भय, जितनी ज्यादा आसक्ति, भय का एक कारण आसक्ति भी है, मोह भी है। जिनसे अधिक मोह है वो कहीं खो ना जाए, उसको कुछ हो गया तो, एक्सीडेंट हो गया तो भय। जैसे माँ है, उसका जैसे कारण एक बताया, मोह भय का एक कारण है। बहुत सारे कारण है, एक कारण मोह का भय भी है। जैसे माँ है, बेटा स्कूल से आया नहीं है तो निकल जाती है बेटे को देखने के लिए, कहीं दिखता नहीं है, कहीं दिखता नहीं है। फिर पूछती है ऐसे बच्चे को देखा क्या? तो कोई कहता है कि अभी अभी एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। तो वो कहती है कैसा था? वो कहती है इतना इतने साल का था। वो कहता है क्या पहने था? स्कूल बैग थी। वो कहता है हाँ स्कूल बैग थी, ये ड्रेस था। तो वो कितनी घबरा जाती है और भीड़ लगी रहती है, जाकर देखती है, भीड़ को चीरते हुए अंदर जाती है और देखती है मेरा नहीं है, और निश्चिंत था। अगर होता तो फिर दुख। भय का एक कारण मोह भी है। भय के कुछ कारण बचपन के हैं। किसी को अलग अलग प्रकार के फोबियाज है। फोबियाज अर्थात अननेचुरल फियर्स। ज्यादा भीड़ दिखी तो भय लगता है, ट्रेन का भय लगता है, क्लोज स्पेसेस भय लगता है, ऊंचाई का भय लगता है, जानवरों का बहुत ज्यादा भय लगता है, कॉकरोच, वो देखो वो जा रहा है, छिपकली, एनिमल्स, लोग क्या कहेंगे, हर चीज में लोगों की चिंता। एक है कि लोग फीडबैक तो देते रहेंगे, परंतु हमें क्या करना है वो हम पर है। चलो फीडबैक लेकर सुधारना वो हमारे पास है, हमारे पर निर्भर है। परंतु वो इतना ज्यादा फीडबैक देते हैं अपने अपने संस्कार अनुसार। अगर हम उनके हिसाब से स्वयं को ढालते रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? कोई कहेगा बहुत अच्छा, कोई कहेगा एकदम बेकार। इसलिए फियर से मुक्त होना है। पहले तो अपनी एक लिस्ट बनानी है, क्या क्या फियर है। पानी का भय है, अंधेरे का भय है, ऊंचाई का भय है, क्लोज स्पेसेस क्लास्ट्रोफोबिया है, कौन सा फोबिया है, स्टेज फियर है, उसकी भी हमने कई बार यहाँ चर्चा की है। जिसका भय है उसको रोज देखकर उस भय को नष्ट करना है, उसका सामना करना है, उसके विरोध के संकल्प, प्रतिपेक्ष भावना, उसको देखना। धर्मराज का अच्छा है तो पॉजिटिव है, निगेटिव वाले यूज किया जा सकता है। परंतु कुछ फियर ऐसे है कि उनसे हमें मुक्त ही होना पड़ेगा, क्योंकि अननेचुरल फियर है। एक है फियर, एक है फोबिया। फोबिया बहुत हायर स्टेज है फियर की, वो बाकियों को किसी को भी डर नहीं है, हमको डर है, वो फोबिया है अननेचुरल, थोड़ी ज्यादा ही।
और जब तक हम उस भय को, सबसे पहला ये सारी जो बातें सुना रहे किस, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मेरे अंदर किन किन चीजों का भय है? मृत्यु भय, रोग भय। अगला है आई अर्थात इंसिस्टिंग। इंसिस्टिंग अर्थात जिद करना, जिद्दी स्वभाव, जो चाहिए बस चाहिए, वो नहीं मिला तो पूरा हंगामा कर देंगे। इंसिस्ट करना, या कोई बात किसी के पीछे ही पड़ जाना उसके लिए, वो भी, और वो मुझे चाहिए, या वस्तुओं के लिए ये चीज मुझे चाहिए, या मेरा ये काम कर दो। एक बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, चौथी बार, पीछे ही पड़े हुए, इंसिस्ट कर रहे, या अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, या कोई वस्तु को चाहने के लिए। तो आई अर्थात इंसिस्टिंग नेचर। अगला है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म अर्थात सेल्फ लव, एक्सेसिव सेल्फ लव। केवल स्वयं के बारे में सोचना, केवल अपनी सुविधाओं के बारे में सोचना, अपने कंफर्ट्स के बारे में सोचना, दूसरे का बिल्कुल नहीं सोचना, उसमें स्वार्थ समाया हुआ है। परंतु नार्सिसिज्म सिंड्रोम है, एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी। तो उसमें आत्म प्रेम की भी पराकाष्ठा, सब स्वयं के लिए, दूसरे मरे तो भी चलेगा। सेल्फ सेंटर्ड, उसमें थोड़ा सा इगोइज्म भी समाया हुआ है, पर इगोइज्म से भी ऊपर है ये। नार्सिसिज्म एक अलग प्रकार का सिंड्रोम गिना जाता है। स्वार्थ भी उसमें समाया हुआ है, ईगो भी उसमें समाया हुआ है, सेल्फ सेंटर्ड उसमें समाया हुआ है। दूसरों का कुछ नहीं, दूसरों से कोई लेना देना नहीं, खुद का सब कुछ होता रहे। तो एन। अगला है डी। डी क्या बताया? हाँ, डिस्टर्बिंग नेचर, दूसरों को डिस्टर्ब करने का स्वभाव ही बन गया है। जब तक एक दो को दुखी नहीं कर देते, शांति नहीं मिलती है। एक दो को कुछ ना कुछ तो कहना ही है। एक दो कटु वचन, व्यंग्यबान, अपशब्द, टॉन्ट, कमेंट्स, कुछ ना कुछ किसको कह देंगे, फिर उसके बाद में आराम से नींद आती है। जिस दिन नहीं कहेंगे उस दिन बेचैनी, पेट में दर्द खाना भी अच्छा नहीं लगता है। किसी को कुछ ना कुछ, ये जैसे एक स्वभाव बन गया। ये स्वभाव किसी में बहुत कम हो सकता है, किसी में बहुत ज्यादा हो सकता है। जिसमें ज्यादा हो सकता है वो दिखाई देता है, जिसमें बहुत कम होता है वो दिखाई नहीं देता है। उसको आइडेंटिफाई कर लेना, या क्या मुझ में ये है, डिस्टर्बिंग नेचर, डी। फिर उसके बाद में एस, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। एक बोला था गिल्ट, एक कहा था इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अभी ये है प्लेइंग विक्टिम कार्ड, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। इन सारी जो कुछ गड़बड़ हुई है मैं जिम्मेवार हूं, मेरे वजह से हुआ है, मैं ही दोषी हूं। एक तो होता है, अच्छी बात है, दोष स्वीकार नहीं करते लोग, परंतु ये दोष इतनी ज्यादा हद तक स्वीकार करते कि हर परिस्थिति में मैं ही जिम्मेवार हूं, मेरे वजह से हुआ ये। सेल्फ ब्लेम, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। अच्छा होता मैं वहां गया ही नहीं होता, क्योंकि मेरे वजह से ये हुआ, मेरे वजह से एक्सीडेंट हुआ, मेरे वजह से इसका नुकसान हुआ, मेरे वजह से यज्ञ का नुकसान हुआ, मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है। ये जो है ना, ये एक संस्कार बन चुका है। स्व को दोषी ठहराना, स्वयं को निशाने पर साधना, हर परिस्थिति में, हर छोटी बात में, इसे कहा जाता है सेल्फ विक्टिमाइजेशन। इसकी भी चर्चा एक दो बार हो चुकी है, यहाँ पर बताएंगे इसके बारे में, परंतु ये जान लेना है, ये भी एक संस्कार है आत्माओं का। आज ये सारी साइकोलॉजी की बातें है, ये जो है ये सारा मनोविज्ञान है ज्वालामुखी योग के लिए। तो स्वयं को दोषी ठहराना हर चीज में, यहाँ अर्थात ड्रामा का पार्ट पक्का नहीं है। ड्रामा को हम साक्षी होके देख ही नहीं रहे, स्वयं ही विक्टिम बन चुके हैं उसका। इसको कहते हैं प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट है, हैबिट ही बन चुकी है ये बार बार करने के कारण। ये सब चीजों मेरी वजह से हुआ, मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, मेरा गुनाह है। ये एक निगेटिव अलग प्रकार का ईगो है, ये भी एक अलग प्रकार का ही अहंकार है। रॉन्ग, टेकिंग रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि हमारे वजह से हुआ नहीं है, हम उसको समझा रहे भाई तुम दोषी नहीं हो, तुम्हारे वजह से हुआ नहीं है, होना ही था। वो कहता है नहीं मेरी वजह से हुआ, अब क्या करे बोलो।
वो तो दूसरी प्रॉब्लम तो ये है कि किसी व्यक्ति की तुम्हारी वजह से हुआ है और वो मानने को स्वीकार ही तैयार नहीं है कि मेरे वजह से हुआ है। वो कहता मैं निरपराध हूं, मैं निर्दोष हूं। ये परिस्थिति अलग है। पर यहाँ उसके वजह से हुआ नहीं, जिसकी वजह से नहीं हुआ वो कहता है ये मेरे वजह से हुआ। कितना अच्छा नहीं। दूसरों की हुई या नहीं हुई वो दूसरी बात है, पर हर परिस्थिति में स्वयं को दोषी ठहराना, ये स्वमान की अवस्था है। सबसे पहले तो क्या ये स्वमान है कि मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ, ये सब मेरे वजह से हुआ है। ये भी अहंकार है अंदर ही अंदर। अहंकार का दूसरा रूप है ये, अहंकार का शीर्षासन। तो एस फिर है एस अर्थात स्लैक नेचर। स्लैक अर्थात ढिलाई, जिसको कहेंगे अलबेलापन, आलस्य, ये सब कुछ कहा जा सकता है। स्लैक, हाँ स्लैक नेचर। तो ऐसा अर्थात इस पर तो बहुत बड़ी सीरीज यहाँ चल चुकी है, आलस्य और अलबेलापन। ये भी एक नेचर बन गया है, स्वभाव ही है हर चीज में आलस। अगर कहा जाए ये इतने तक हो जाना चाहिए तो पहले ही सोच लिया कि 2 दिन बाद में देंगे, 2 दिन बाद तक हो जाएगा। पहले से ही हल्का ढिलाई है, पहले से ही हर चीज में, पुरुषार्थ में, उठने में, हर चीज में संस्कार बन गया। ये हद का संस्कार है जो टाइम वेस्टर है। तो ये दूसरा है। अगला है ए जैसे यहाँ किसी ने कह दिया अजम्पटिव नेचर। अजम्पटिव अर्थात अनुमान लगाना, हर चीज का अजम्पशन, अनुमान। किसी को देख लिया, बहुत सारे संकल्प उसके प्रति, शायद ऐसा हुआ होगा, देखा ये डिपार्टमेंट में था, वो डिपार्टमेंट में क्या हुआ होगा, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, कुछ तो उधर किया होगा, शायद इसको निकाल दिया गया है, शायद इसका ऐसा हुआ, शायद वैसा, ये हुआ वो हुआ, इतने सारे अनुमान। ये नेचर ही बन गई अनुमान लगाने की, जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। परसेप्शन अलग चीज है। यहाँ अनुमान, बाबा ने कहा है अनुमान की बीमारी, बीमार। इसमें थोड़ा सा अनुमान, शक थोड़ा सा गहरा है, अनुमान थोड़ा सा अलग है। अनुमान लगाना, अजम्पशन, अज्यूम कर लेना पहले ही, जो कि वैलिडिटी अभी हुई नहीं है, सपोज टू भी कर लिया है, उसको अजम्पशन कर लिया है कि जो उसका कोई ये नहीं हुआ है, कंफर्म हुआ नहीं है, वैलिडिटी अभी हुई नहीं है, सत्यापित हुआ नहीं है, वो चीज वेरीफाइड हुई नहीं है, परंतु पहले ही हमने एक अज्यूम कर लिया कि ये ऐसा है। बस पूर्वानुमान कुछ भी कहो, अजम्पटिव कहो, प्रिजम्पटिव कहो, ये कर लेना, ये एक स्वभाव है। अगला सी क्रिटिसाइजिंग नेचर। कुछ भी हो जाए क्रिटिसाइज करना ही है दूसरों को, कि नहीं, चाहे कितना भी कोई अच्छा करे क्रिटिसाइज कर देना। अगला सी है कंफ्यूजिंग नेचर। कंफ्यूजिंग नेचर में हमने देखा है कई सारी आत्मा इतनी कंफ्यूज रहती है, हर चीज में कंफ्यूजन, हर चीज में कंफ्यूजन, छोटी छोटी बात में कंफ्यूजन। 2 ही अगर दवाइयां लिख दी तो 4 बार आ जाएंगे वापस ओपीडी में पूछने के लिए, कब लेनी है, कैसे लेनी है, किसके बाद लेनी है, उसके बाद भी भूल जाने के बाद रात में एक फोन, इतना सब समझाया, इधर समझाया, मेडिकल वालों ने समझाया, सब समझाया, इधर भी समझाया, फिर भी कंफ्यूजन। वो एक संस्कार है, वो केवल दवाइयों से संबंधित नहीं रहा है, वो हर बात में है, और ये दवाई तो बीच में आ गई। उसकी दवाई दे। इतना हर चीज में कंफ्यूजन है। क्या करना है, हर चीज में 2 विकल्प जहां होते हैं उसमें कंफ्यूजन है। हर चीज में जाना है कि नहीं जाना है, करना है कि नहीं करना है, और वो खुद डिसीजन नहीं ले पाते, दूसरों पर निर्भर होते डिसीजन के लिए कि आप बताओ कि मैं एडमिशन लूं कि नहीं लूं, मधुबन जाऊं कि नहीं जाऊं, अभी जाऊं या बाद में जाऊं। हाँ, राय तो लेना अच्छी बात है, परंतु राय की अति, इतनी ज्यादा राय, और एक व्यक्ति से नहीं, कई व्यक्तियों से राय लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो एक बार हॉस्पिटल में एंट्री कर दिया कि जितने डिपार्टमेंट है सब जगह घूम के निकलते हैं।
फिर हमारे पास आएंगे, ये डॉक्टर ने ये लिखा, आप क्या सोचते हो, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर हमने अगर लिख दिया कुछ तो वो लेके तीसरे के पास जाएंगे, आयुर्वेद के पास, कि ये लेना है कि नहीं लेना है, आप बताओ। फिर उधर का लेके फिर इधर आएंगे, घूमते रहते हैं एक से उधर। सो मच कंफ्यूजन, हर चीज में कंफ्यूजन भरा हुआ है। तो एक नेचर बन गई है। यहाँ पे चाहिए क्लैरिटी। क्लैरिटी अर्थात एक निर्णय कर लिया, बस कर लिया, अब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ये सोचो। हाँ, समझ भी चाहिए। और एक बार जो चूज कर लिया, जो ले लिया, बस अब इसमें आगे जाना है। हमारे पास एक डॉक्टर थे हमारे, सबसे पहले उसको केईएम हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएशन में एमडी कार्डियोलॉजी, एमडी मेडिसिन मिला। एमडी मेडिसिन मिला, 3 महीना काम किया। अगर इतना काम केईएम हॉस्पिटल में, इतना काम छोड़ दिया, नहीं होता है। फिर उसके बाद में फिर एंट्रेंस एग्जाम दी। फिर उसके बाद में उसको ऑर्थो मिला, ऑर्थोपेडिक्स मिला पूना में, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में। 2 महीना किया, कहा बाप रे ये मेरे से नहीं होगा, वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद में और एग्जाम दी, और होशियार, बहुत ज्यादा होशियार हमारा एक मित्र। फिर उसके बाद में उसको दिल्ली में स्किन मिला। स्किन में कुछ काम ही नहीं है, क्या करना है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। फिर वो छोड़ा। फिर उसके बाद में साइकेट्रिक मिला, फिर वो मिला साइकेट्रिक, फिर न्यूरो साइकेट्री लिया, फिर उसको भी 1 महीने में छोड़ दिया। फिर उसके बाद में ये सब करते करते अभी फिर वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, एमबीबीएस, जनरल प्रैक्टिशनर, मोस्ट फेमस अपने गांव में। सारा कुछ छोड़ दिया, जितने पीजी के कोर्सेज होते हैं बड़े बड़े, सारा कुछ छोड़ के अभी अपने गांव में जनरल प्रैक्टिशनर, और बहुत लीडिंग जनरल प्रैक्टिशनर है। तो वो तो है, परंतु हर चीज में इतना कंफ्यूजन है। कोई भी चीज लेने के बाद उसको पूर्णता तक नहीं ले जाते। फिर एक चीज ऑप्शन लेने के बाद में दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचते रहते हैं कि वो लिया तो अच्छा होता, वो लिया तो अच्छा। अब वो गया, अब यहाँ आ गए ना, अब बस यही जीवन है। अब वो ऑप्शन सोचो ही नहीं। श्याम भाई ने उस दिन महावाक्य उच्चारण किए थे जबरदस्त। जहाँ जाना ही नहीं है उसका एड्रेस पूछने की जरूरत क्या है। याद रखना नहीं रखना हमारे ऊपर है। जिस जगह जाना ही नहीं है उसका एड्रेस हम ले क्यों, छोड़ो, वो ऑप्शन नहीं रहा। अब अगला है एच, हॉटी नेचर, HAUGHTY, हॉटी अर्थात घमंडी, घमंड, सुपियोरिटी उसमें समाई हुई है, सब कुछ आई एम द बेस्ट। HAUGHTY, हॉटी नेचर अर्थात घमंडी स्वभाव, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। संडे की मुरली में था ना जोश, हम सब कुछ जानते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जवानी का जोश रहता है, रुहाब खत्म हो जाता है, सेवा भी खत्म हो जाती है, फिर मुझे ही पता है। तो हॉटी नेचर। फिर है आय, 2 आय हो गए, ये तीसरा है इंपल्सिव नेचर। इंपल्सिव नेचर अर्थात बिना सोचे समझे करना, हर चीज तुरंत ऐसे ही कर देना और फिर पश्चाताप करना। इंपल्सिव अर्थात विदाउट प्री थिंकिंग, विदाउट प्री मेडिटेशन, विदाउट प्री प्लानिंग। इंपल्सिव, ये कहते हैं ना, ये बहुत ही इंपल्सिव है, आवेग में कर देता है। आवेग में कुछ बोल देता है, फिर पश्चाताप करता है। आवेग में कुछ भी कर दिया, फिर पश्चाताप करता है। कोई भी गलत ऑप्शन ले लेंगे, फिर पश्चाताप करेंगे। बिना सोचे समझे, बिना जाने समझे, या जो किसी ने कहा था ना, बिना त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित किए हुए करने का, क्या कहा था आपने, किसने तो भी कहा था ना, त्रिकालदर्शी। हाँ, तो वो है इंपल्सिव नेचर, बिना सोचे समझे कुछ कर देना। और ये स्वभाव ही हो गया है। एक स्वभाव ऐसा बनाना है कि कुछ भी करने के पहले 1 मिनट सोच लेना है। 1 मिनट भी अगर सोचा, 30 सेकंड भी अगर सोचा, उसके आदि मध्य अंत का परिणाम, तो बड़ी बड़ी पाप से व्यक्ति बच सकता है, बड़े बड़े पाप से। जितने कैदी संसार में जेलों में बंद है विकर्म करके, उनसे पूछो, यदि वो 1 मिनट के लिए भी अगर सोच लेते मैं क्या कर रहा हूं, तो वो पाप नहीं होता। उस समय सोच ही बंद हो जाती है। फिर तो इंपल्सिव कर्म नहीं करने, सोच समझ के, तोल के, त्रिकालदर्शी स्थिति में किए हुए कर्म महान होते हैं, उसके लिए पश्चाताप नहीं होता है। परंतु इंपल्सिव कर्म जो है वो सबके लिए पश्चाताप होता है। उसके बाद है जी, गॉसिपिंग नेचर। गॉसिपिंग अर्थात
झगमोई झरमोई, किसने क्या कहा, हाँ, गॉसिपिंग, गॉसिप मॉन्गरिंग, चाट चिट चाट, इधर की बातें, पर्पजलेस चिट चाट। संडे में कहा था ना 5 चीजें छोड़नी है, उसमें से एक थी पर्पजलेस चिट चाट, जिसका कोई ये नहीं है, आदि मध्य अंत नहीं है, बस चालू है। बैठ गए, तुम बताओ फिर हम बताएंगे, फिर हम बताएंगे फिर तुम बताएंगे, और बताओ और बताओ। उसका कोई टाइम नहीं है, कितना भी रात को 2 बजे तक भी चल सकता है, और नया टॉपिक चाहिए बस। और फिर दूसरे दिन की प्लानिंग, अब कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक तुम भी शाम तक तो कुछ ना कुछ होगा ही दूसरे दिन के, तो कुछ नया। ये गॉसिप जो है ना, ये एक बहुत सूक्ष्म संस्कार है, स्वभाव ही बन गया है। गॉसिप करना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें पर है दूसरों, और स्वयं की रक्षा है उसमें, कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ये भाव उसमें छिपा हुआ है। या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब उसको छुपाने के लिए दूसरों के साथ भी तो हुआ है, ये भाव, गॉसिपिंग नेचर। फिर है ओवर थिंकिंग नेचर। कोई चीज हो गई, उसके बारे में सोच ही सोच रहे, उसका सोचना बंद ही नहीं हो रहा है, उसी की चर्चा, उसी की चर्चा, उसी की चर्चा, उसी की चर्चा। हमारे साथ कोई खराब घटना हो गई, अभी 5 साल हो गए उसको, पर चर्चा अभी तक रुकी नहीं है और सोच चालू ही है, फुल स्टॉप लगा नहीं है अब तक। तो ओवर थिंकिंग। अगला है पी, पेसिमिज्म, पेसिमिस्टिक नेचर। ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म अर्थात पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, पेसिमिज्म अर्थात नकारात्मकता, निगेटिविटी। हर चीज में निगेटिव सोचना, हर चीज में निगेटिव क्या है वो ढूंढना। बिल्कुल कॉम्बिंग ऑपरेशन, टेररिस्ट को ढूंढने के लिए करते हैं ना कॉम्बिंग ऑपरेशन, पूरे देश भर में खोज करते कहाँ है ढूंढो, कॉम्बिंग ऑपरेशन। वैसे क्या निगेटिविटी है इस परिस्थिति में, कुछ तो निगेटिव हो गई, उसको ढूंढना, फिर उसको हाईलाइट करना, बड़ा करना, मैग्नीफाई करना, और उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, मिर्च मसाला डालकर उसको परोसना, टू पेडल लाए और फैलाना। तो वो है। अगला आए, 4 आए हैं। इंडल्जेंट नेचर। इंडल्जेंट नेचर, इंडल्जेंट अर्थात भोग के संस्कार, हर चीज में इंडल्ज हो जाना, शामिल हो जाना कहो, भोग या अति उसका भोग करना। इंडल्ज कोई भी चीज में, जिसमें खाने की चीजें सारी आ सकती है, वो भी एक नेचर बन गया है। इंडल्ज इन गॉसिप्स, इंडल्ज इन फूड, इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो सब में इंडल्ज करना, तो इंडल्जेंट नेचर। अगला एस, सस्पिशियस नेचर। एक कहा था सेंसिटिव अलग, सस्पिशन, अजम्पशन, हाँ इसमें अंतर है, एक है अजम्पशन, एक है सस्पिशन। अजम्पशन अनुमान है, सस्पिशन जो है वो है शक। शक, शक की कोई दवा है संसार में? यदि किसी पत्नी को अपने पति पर शक हो जाए तो उसे कन्विंस किया जा सकता है किसी भी रीति से? मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। शक जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, उसकी दवा कितना भी उदाहरण प्रेजेंट करो कि ये ऐसा है, परंतु वो मानने वाली या मानने वाला नहीं है। शक, तो वैसे शक हो जाना, किसी में शक हो जाना ये ऐसा है, फिर वो कितने भी प्रूफ प्रेजेंट करे, प्रमाण, तो नहीं होगा। रस्सी के अंदर गांठ लग गई तो शक की बीमारी है, शक है, पहले से ही शक है कि हाँ इसका कुछ तो है, चल रहा है, पहले से ही मान लिया कुछ तो है, दोनों का चल रहा है। अब कितना भी उदाहरण दिए नहीं, कुछ तो है। और अगर सबूत मिल गया तो बोला था ना मैंने, देखा, बोला था ना, मुझे पहले से पता था कुछ तो है गड़बड़, तो सस्पिशन। अगला हो गया, हाँ शक की दवाई नहीं है,
अब क्या करे बोलो, इनक्यूरेबल है बोल रहे सब। चलो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो ये सारे क्या हम पढ़ रहे थे? हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, और इस कारण जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे ब्राह्मण आत्माओं को भी पावरफुल स्टेज में स्थित होने की फुर्सत नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अभी हरेक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए, बिजी रहते हो ना। और जो वास्तविक स्टेज है उसमें फ्री भी है और उसमें सिद्धि भी है, सक्सेस भी है और उसमें फ्रीडम भी है। तो हद के स्वभाव संस्कार सबसे पहला है। ऐसे तो हमने जस्ट सोच के बनाए हैं, आप बहुत सारे बना सकते हैं। तो सबसे पहला है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरा है फॉल्ट फाइंडिंग, तीसरा है गिल्ट कॉम्प्लेक्स जी, ओ ओवर सेंसिटिव, ओ से 2 है ओवर सेंसिटिव और ओवर थिंकिंग, आई से 4 है। सबसे पहला इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंसिस्टिंग नेचर, इंडल्जेंट नेचर और इम्पल्सिव नेचर। फिर है डी, डी से 2 है, एक है डिस्टर्बिंग नेचर और दूसरा है डिपेंडेंट नेचर, कहाँ कहाँ मैं डिपेंडेंट हूँ। उसके बाद है एफ, एफ फॉर फियरफुल और दूसरा एफ फॉर फॉल्ट फाइंडिंग, तो 2 एफ है। एफ आई, आई फॉर बोल दिया, एन फॉर नार्सिसिज्म, डी फॉर डिस्टर्बिंग नेचर। उसके बाद में एस फॉर सेल्फ विक्टिमाइजेशन, अगला एस फॉर स्लैक, अगला एस फॉर सस्पिशन, ए फॉर अजम्पटिव नेचर, अजम्पटिव नेचर, अजम्पटिवनेस ए। उसके बाद सी, सी 2 है, सी फॉर क्रिटिसाइज और कंफ्यूजिंग, अगला हॉटी नेचर, घमंडी, अगला पी, पी इज पेसिमिज्म, पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी, अगला गॉसिपिंग नेचर, अगला ओ, ओ फॉर ओवर थिंकिंग, अगला आई, आई तो बोल दिया, एस, लास्ट एस सस्पिशन। 21 है। तो इनकी फिर से एक बार माइंड में रिवाइज करना और चेक करना बाबा के कमरे में बैठकर कि इन हद की संस्कारों की प्रवृत्ति, इस हद के संस्कार स्वभाव की प्रवृत्ति यदि मुझ में है, तो पहले तो आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट स्टेप ही कहा है, आइडेंटिफिकेशन। जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये है, तब तक उससे मुक्त भी नहीं हो सकेंगे। पहले तो स्वीकार, पहली स्टेप ही है एक्सेप्टेंस। पहले स्वीकार करो, चाहे कितना भी दर्द हो, अंदर चोट लगेगी अंदर, कौन स्वीकार करेगा? ये अपने दोष को स्वीकार करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो अंदर पहले चोट लगेगी, पहले स्वीकार और फिर बाबा से शक्ति लो और फिर प्लानिंग बनाओ। एक दिन में नहीं जाने वाला है, क्योंकि संस्कार का बीज बचपन में बोए गए हैं। पास्ट लाइफ भी हो सकता है, पास्ट लाइफ को तो छोड़ो, पर इस जन्म में ही ले लो। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, वो क्लासरूम में हम जब बैठे थे तब से आदत पड़ी हुई है खुद को दोषी देने की, हर चीज में स्वयं को दोषी ठहराने की, बचपन की आदत। वो अचानक फिर ज्ञान मिल गया, फिर ज्ञान में आ गए, फिर ब्राह्मण बन गए, फिर ज्ञान सुना, फिर जीवन परिवर्तन हुआ, पर संस्कार जैसे थे, क्योंकि उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लाइट जो है ना, बैटरी फोकस करनी पड़ेगी एक चीज पर। अंधेरा कमरा है, एक बैटरी लेकर जाए, जहां फोकस करेंगे वही चीज दिखेगी। ये संस्कार यदि हमारे तहखाने में है, अवचेतन के, सबकॉन्शियस माइंड के अंडर स्टोर में ये सारे संस्कार भरे हैं, एक एक को देखना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। किसी को पता ही नहीं सेल्फ विक्टिमाइजेशन क्या है, किसी को पता ही नहीं इंफीरियरिटी। जो हॉटी नेचर वाला है उसको तो ये है ही नहीं सेल्फ विक्टिमाइजेशन, मतलब वो उसके अपोजिट वाला है, तो उसको लिए तो वो है ही नहीं। पर कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें से। ये जो बताया, इतने जो गिना है, कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं हो तो बहुत ही अच्छा, परंतु है सूक्ष्म में। अगर कोई कहता है नहीं है, ये भी थोड़ा मतलब ये चेकिंग कितनी हम गहरी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखेंगे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है। जब भी हम देखते हैं किसी और कोई ज्यादा प्रगति कर रहा है, किसी और को सफलता मिल गई या कुछ हो गया, तो हमारे अंदर वो भाव स्वतः ही प्रकट हो जाता है।
इनसिक्योरिटी फील होता है, फियरफुल जैसे। एक तो फियर नहीं होगा, फोबिया नहीं होगा, पर इनसिक्योरिटी तो है। वो भी फियर का ही एक रूप है, उसका ही भाई है। फियर, इनसिक्योरिटी, अनुमान। अनुमान तो एक ऐसी खतरनाक बीमारी है। एक है शक। शक तो चलो नहीं होगी, हमको शक नहीं होता है किसी पर, शक थोड़ा गहरा है, पर अनुमान तो हम लगाते ही है, ऐसा हुआ होगा। मेरे बारे में दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब निकला तो सुना, फिर एकदम चुप होकर मैं पहुंचा था, तो मेरे बारे में ही बातें चल रही होगी। हाँ, अच्छी भी चल रही हो, पर मेरे बारे में कुछ तो ये दोनों मिलके कह रहे थे। अब ये सारी जो चीजें, इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, इसका स्वयं ही प्लानिंग बनाए कोई एक चीज, क्योंकि हर एक पर एक एक लंबा लंबा क्लास हो सकता है। इतनी बड़ी एक एक टॉपिक है ये, एक ये तो सारे मल्टी वाले। तो सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है और स्वयं को मुक्त करना है एक एक से। अगर है इसमें से भय है तो सोचो कौन कौन से भय है, क्यों वो भय है, कहां से जन्म लिया उस भय ने। जिस चीज का भय लगता है उसका सामना करना, वो भय समाप्त हो। विजुअलाइजेशन, मेंटल ट्रेनिंग लेना, सबकॉन्शियस माइंड की जितनी ट्रेनिंग है, जैसे किसी को स्टेज पर खड़े रहने का भय लगता है, हाथ हिलने लगता है, वो रोज प्रैक्टिस करे कि मेरे सामने इमेजिनरी ऑडियंस बैठी हुई है और मैं बोल रहा हूं। ये प्रैक्टिस है। सारे संसार के स्पीकर्स ने ऐसा ही किया था, सारे बड़े बड़े स्पीकर्स, उनको डर लगता था, ऑडियंस देखा कि खत्म। महात्मा गांधी ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, माई हार्ट सैंक इन माई बूट्स। जैसे ही वो पहली केस लड़ने खड़े हुए, इतना डर गए कि उन्होंने लिखा है माई हार्ट सैंक इन माई बूट्स। इतना भय से पसीना पसीना, कुछ बोल ही नहीं पाए पहली केस। तो जो चीज पहली बार किया जाता है, भय रहता है, उस भय को मुक्त, स्वयं को मुक्त करना है भय से, देखना है उसको। उसमें इतनी शक्ति नहीं है, हम सोच सोच के ज्यादा बना देते हैं उसको। ठीक है, ओम शांति।